हेलो गाइस, अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है ममता बनर्जी के ऊपर। मैंने कल बताया था आपको, अगर जिसने मेरा कल का वीडियो देखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 169 बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि विधान पार्षदों का निर्माण कैसे होता है। ये बिंदु वेस्ट बंगाल में ही चला था। आज जो दूसरा टॉपिक है वो भी वेस्ट बंगाल को लेकर ही समर्पित है, जिसमें वेस्ट बंगाल में ये बात आई कि जो आपदा आई, जो तूफान आया, जो साइक्लोन आया, उसकी वजह से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को जो राहत सामग्री देने की बात हुई थी या राहत पैकेज की बात हुई थी, उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री का व्यवहार और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्या यह अंतर ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, संतुष्ट करेगा, या यह अंतर जो ममता बनर्जी हैं उनकी राजनीतिक हताशा को प्रदर्शित करता है? दोस्तों, वैसे तो YouTube में इसको लेकर के बहुत सारी परिचर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर के पैर छूने को क्यों कहा। आज मेरा भी टॉपिक इसी पर निर्भर है, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक नज़रिए से बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल है वो आलोक IAS एकेडमी है। यानी मेरा जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को लेकर के बनेगा। जो एक नज़रिया है वो ब्यूरोक्रेटिक होगा, एक ब्यूरोक्रेट के नज़रिए से उसे कैसे देखा जाएगा। अर्थात जो मैं बताऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की चाशनी में लगता होगा या कॉन्स्टिट्यूशन की संवैधानिक दायरे के अंदर होगा। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा भारत के संविधान की जो संघीय व्यवस्था क्या है। दोस्तों, भारत के संविधान में, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा वो जाके देख सकते हैं। विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 78 के अनुच्छेद पढ़े हुए हैं। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो 70 टॉपिक हमने उसमें लिए हुए हैं। 70 टॉपिक्स केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। आज ये 71 बना रहे हैं, 71वां टॉपिक बना रहे हैं इसमें हम। तो हम क्या कह रहे थे कि भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत एक ऐसा राज्य यूनियन स्टेट होगा जिसमें स्टेट्स भी शामिल होंगे। यानी जो यूनियन स्टेट यानी भारत सरकार है, जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, इनको मिला करके भारत का निर्माण होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस बात को समझने में कि ममता बनर्जी आखिर पैर छूने के लिए अचानक इनका जो एटीट्यूड है वो क्यों बदल गया। क्योंकि जो ममता बनर्जी का जो नेचर है वो हमेशा लड़कर चीज़ों को छीनने का प्रयास करती हैं। वो सत्ता में आती भी संघर्ष में है, सत्ता से जाने की जो गुंजाइश बनती है वो उनके लड़ाकूपन की वजह से, उनकी संघर्षशीलता की वजह से, या कहें उनकी असंवैधानिक जो लड़ाकूपन है उसकी वजह से जाती है। तो दोस्तों, जो ये ममता बनर्जी का जो डिस्कशन है, ये जो ममता बनर्जी की जो पैर छूने की बात है, क्या ये है एक रणनीतिक इशू है, या ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मीटिंग में न जाके गलती कर दी? अब क्योंकि गलती हो गई है, पूरे भारत में ये बात जा रही है कि आपदा के समय में भी अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उपयोग कोई भी विपक्षी नेता करता है या सत्ता पक्ष का नेता करता है तो देश की जनता उसे माफ नहीं करती। ये भारत का आम चरित्र है। सामान्य परिस्थितियों में आपके द्वारा की गई गलती तो माफ की जा सकती है, लेकिन दुख के घड़ी में अगर आपने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया, आपने अपने कर्तव्यों से विमुखता दिखाई, तो होगा क्या? तो उसका परिणाम होगा देश की जनता जनार्दन आपसे नाराज हो जाए। इसको समझने के पहले भारत के संविधान का एक छोटा सा बात आप समझते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए कोई भी जो डिस्कशन है वो भारतीय संविधान के दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। यानी हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि भारत में 3 तरह की लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, उस लिस्ट के अनुसार केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को भोग करती है। एक है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची,
जिसमें राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उपभोग करती है। एक है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियों का उपभोग करती है और राज्य सरकार भी अपनी शक्तियों का उपभोग करती है। लेकिन अगर दोनों के नियमों में अंतर है, क्यों केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, ये मैंने कल बताया था। और अगर उसके सिवाय कोई बची शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी, जिसे हम रेसिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जो भी लॉ का सामान्य विद्यार्थी है वो भी इस बात को जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आम जनमानस के लिए भी बना रहा हूँ, साथ में जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बना रहा हूँ, तो और जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बना रहा हूँ। तो हमें समझना जरूरी कि ये बात, यानी केंद्र के अपने अधिकार है, राज्य के अपने अधिकार है, मिले जुले अपने अधिकार है। जब आपदा प्रबंधन की बात आती है तो इसमें ये उम्मीद की जाती है कि जो केंद्र सरकार उसे मदद प्रदान करे, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। राज्य सरकार कम से कम अपनी सहभागिता उसमें व्यक्त करे कि वह प्रधानमंत्री के साथ या भारत की केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपनी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। कल का जो संकेत है या जो प्रधानमंत्री के साथ जो परसों का संकेत है कि प्रधानमंत्री के मीटिंग में बुलाने पर एक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचता, ये पहली संदेश गया। फिर ममता बनर्जी की तरफ से सफाई आई कि नहीं, वो गई थी, उन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि वह एक राज्य की मुख्यमंत्री है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर एक राजनीतिक विद्वेष इतना भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक दूसरी तरह की विचारधारा को, हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं, वो कहे या ना कहे। और ममता बनर्जी उसके अगेंस्ट में अपने आप को तथाकथित सेकुलर विचारधारा ही हिंदुत्व विचारधारा है। याद रखिएगा, हिंदुत्व की विचारधारा दुनिया की सबसे सेकुलर विचारधारा है। दुनिया की कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो हिंदुत्व से ज्यादा सेकुलर हो। हिंदुत्व जियो और जीने दो की कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। अगर हिंदुत्व सेकुलर ना होता नेचुरली, तो इस देश में केवल हिंदू धर्म होता। अगर हिंदू धर्म के सिवा कोई दूसरा धर्म होता भी तो ना तो उसकी वो रिस्पेक्ट होती, ना उसको अधिकार प्राप्त होते, ना राजनीतिक रूप से, ना धार्मिक रूप से, ना संवैधानिक रूप से। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि हिंदुत्ववादी सरकार ही रियल में सेकुलर सरकार है, और जिसे भारत में सेकुलर सरकार कहा जाता है वो वास्तव में इस्लामिक सत्ता की तरफ झुकी हुई सरकार। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भारत की हिंदुत्ववादी सरकार जिसे कहा जाता है, जिसे बदनाम किया जाता है कि केवल वो हिंदुओं के हित की रक्षा की बात करती है, रियल में वो सबके हित की रक्षा की बात करती है। हिंदुत्व ही, क्यों? क्योंकि हिंदुत्व ही बहुदेववादी संस्कृति की बात करती है। हम 84 प्रकार के 84 कैटेगरी के देवताओं को जब हम मान सकते हैं तो हम 50वीं प्रकार के देवता और उसकी संस्कृति को भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम एक ही ईश्वर मानते हैं, यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था, कि जो एकेश्वरवादी संस्कृति है वो उसके कट्टर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ईश्वर और एक ही संस्कृति को मानता है। जो बहुदेववादी संस्कृति है वो स्वभाव से लोकतंत्रात्मक होती है, वो स्वभाव से बहुत सारे विचारों को मानती है। यानी हिंदुत्व को सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वभाव से सेकुलर। जबकि जो एकेश्वरवाद है, जैसे कि इस्लाम धर्म है, जैसे कि ईसाई धर्म है, या और बहुत सारे धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो एकेश्वरवादी धर्म को, जो मोनोलिथिक रिलीजन है, उनको स्वभाव से उनको सेकुलर होना पड़ता है। नेचुरली वो सेकुलर नहीं होते हैं, उन्हें जबरदस्ती सेकुलर होना पड़ता है। तो आपको समझ में आई बात कि एक तरफ वो सरकार है जो हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है, अर्थात वो वास्तव में सेकुलर है। एक तरफ वो सरकार है जो इस्लामिक कल्चर का समर्थन करती है, इसलिए उसे सेकुलर कहा जाता है। और यहाँ पर लड़ाई इस दो कल्चर्स के बीच में है, रियल सेकुलर वर्सेस आर्टिफिशियल सेकुलर। वास्तविक पंथ निरपेक्ष बनाम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पंथ निरपेक्ष। तो वास्तविक पंथ निरपेक्षता हिंदुत्व को हिंदुत्ववादी संस्कृति बताती है, और जो कृत्रिम पंथ निरपेक्षता है उसके जो अगेंस्ट में है वो संस्कृति कृत्रिम पंथ निरपेक्षता को रिप्रेजेंट करती है।
अब क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री की उस आपदा राहत में नहीं गई, तो वो ये बताना चाहती थी कि वो क्या प्रधानमंत्री से कम है। क्योंकि बंगाल की एक कल्चर रही है मुगलों के समय से भी और पूर्व पाल वंश की स्थापना के समय से भी कि वो दिल्ली की सत्ता से अगेंस्ट जाकर के, दिल्ली की सत्ता से विद्रोह करके ही अपने आप को रखती है। ममता बनर्जी ने इतिहास से बहुत गहरा सबक लिया और वो दिल्ली की सत्ता से विद्रोही कल्चर अपनाती हैं। लेकिन जब से भारत एक संवैधानिक नजरिए में आता है, जब से भारत एक यूनिटी एकीकृत भारत के रूप में आता है, जब से भारत राज्यों का संघ बन जाता है, तो कोई भी मुख्यमंत्री भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता। ममता बनर्जी भी नहीं दे सकती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे उनकी शक्तियों का हरण कर सकता है। आप जानते 352 के तहत सुना है उन्होंने ममता बनर्जी को वार्निंग दी भी है। तो आप ये मानिए कि कोई भी मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा। भारत में तो कांग्रेस सरकार ऐसे कितने दस उदाहरण बड़े हैं जहां मुख्यमंत्री पूरी तरह से जनता द्वारा चुना आया था, इसने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग नहीं किया था, उसके राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, फिर भी कांग्रेस की सरकारों ने राष्ट्रीय शासन का दुरुपयोग किया, 356 का दुरुपयोग किया। ये है हिंदुत्ववादी सरकार है, ये एक दूसरवादी विचारधारा को न मानने वाली सरकार है। इसीलिए ममता बनर्जी के राज्य में राष्ट्रीय शासन नहीं लग रहा है। वरना अगर अभी तक कांग्रेस नीति सरकार नियंत्रित कर रही होती और इतना विरोधी कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास लगातार होता 5-7 सालों से, तो वो अब तक केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा चुकी है। अब प्रश्न आता है कि ममता बनर्जी पैर छूने के लिए क्यों तैयार हो रही है? क्योंकि ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उस अधिकार के साथ साथ जो उसको कर्तव्य मिले हैं, वो अधिकारों का तो उपयोग करना चाहती हैं पर कर्तव्य का नहीं। ये है मानव स्वभाव है। मैं अपनी इसी क्लास में विद्यार्थियों को देखता हूँ अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए बट अपने कर्तव्य से दूर भागते हुए। ये मानव स्वभाव है कि हम केवल अपने अधिकारों के प्रति ही सजग होते हैं। ममता बनर्जी भी केवल मुख्यमंत्री के रूप में तो रहना चाहती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ जो संघीय व्यवस्था में उनके कर्तव्य हैं, उनके साथ न खड़े होकर के उनका विरोध करते हुए उनको लाभ की स्थिति ज़्यादा दिखती थी। लेकिन आपातकाल में जब वो राज्य की जनता के समर्थन में न खड़े होकर के, क्यों नहीं इस राज्य की जनता के समर्थन में खड़ी हुई? क्योंकि जो केंद्र सरकार का यानी जो संघीय व्यवस्था का जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर, वो राज्यों की मदद देने के लिए बंगाल गया था राज्य की मदद के लिए, और राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो अनुपस्थित रहता है। वो ही अनुपस्थित नहीं रहता, वो अपने सचिव को भी अनुपस्थित करता है। यानी एक ब्यूरोक्रेट भी मुख्यमंत्री के साथ अनुपस्थित होता है। ये खुला विद्रोह है और संघीय व्यवस्था में बंगाल को ये सीखना पड़ेगा कि वह अपनी आज़ादी के पूर्व की जो प्रवृत्ति है, मुगलों के समय की, तुर्कों के समय की, विद्रोह करने की, राजनीतिक विद्रोह करने की, उसका उन्हें परित्याग करना ही। इसीलिए ममता बनर्जी बैकफुट पर आई और भारत के प्रधानमंत्री की चरण वंदना करने के लिए कहा, जिससे कि जो संकेत, जो इमेज संविधान विरोधी बन रही थी वेस्ट बंगाल के जनता के नजरों में वो न बने। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। और आप जानिए जो नुकसान ममता बनर्जी को होना था वो नुकसान वो कर चुकी है। अब चरण वंदना करके प्रधानमंत्री के सामने वो इमोशनल कार्ड, अभी चुनाव नहीं है ना, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उस काडर को होगा कि चलो ममता बनर्जी झुकी तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, यदि वो है तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ना, बीजेपी लीड भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, यानी ममता बनर्जी न वो संवैधानिक रूप से अपनी साख बचा पाई और ना राजनीतिक रूप से वो अपनी साख बचा पाएंगी। वो ये करके कॉन्स्टिट्यूशनली भी अपना नुकसान किया वहाँ उपस्थित न हो करके, और माफ़ी पैर छूने की बात करके उन्होंने अपना पॉलिटिकली नुकसान भी किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ममता बनर्जी भले ही चुनाव जीत गई हो, क्योंकि 100 सीटों में वो केवल 1000 मतों से ज़्यादा या 1000 मतों के आसपास से जीती है, यानी ममता बनर्जी की जीत केवल टेक्निकल है। कुछ अगर कोरोना में प्रधानमंत्री को प्रचार करने का मौका और मिलता तो शायद वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ दूसरी हो।
तो दोस्तों, भले वो सत्ता में है, लेकिन मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी का जो ये कृत्य है ये उनके राजनीतिक पतन की तरफ लेकर जाएगा। ये मेरा वीडियो यूट्यूब में रहेगा, आप देखिएगा। मैं फिर कहता हूं, ममता बनर्जी के पतन की शुरुआत है, उनके राजनीतिक कैरियर की पतन की शुरुआत है। मैं भी यूट्यूब में रहूँगा, आप भी रहेंगे। प्रायः मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। मैं आज कहता हूँ कि ममता बनर्जी ने जो पिछले 48 घंटे में जो गलती की है वो चुनाव में मिली जीत को कमजोर कर। दोस्तों, उम्मीद है कि जो मेरा ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण आपके ज्ञान का वर्धन करेगा और आपको वो नज़रिया प्रदान करेगा जो नज़रिया संवैधानिक है, जो नज़रिया आप तक अभी वीडियोस में देखने पर या आपने जो टीवी न्यूज़ में देखा है उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल होगा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक से एक वीडियोस की श्रृंखला ला पाऊँ। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो मुझे और काम करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।